Hello, everyone. I, Dr. Seema Tandon, Deputy Director RRTC UPTSU, welcome and thank Dr. Yashwant Rao for taking out time to take a session on essential newborn care and newborn resuscitation. Over to you, Dr. Rao. Hello, good afternoon. So basically, everybody knows that our country about 1/3 of deliveries is preterm deliveries, and they are at risk of dying. Plus, rest 2/3 of delivery, most common cause of neonatal death is septicemia, infection, and asphyxia. Asphyxia is the very important cause of neonatal death, and this is the preventable death. Even septicemia is also preventable. So we should have good protocol. Assess a newborn at birth so that एट बर्थ ही हमें उसे एसेस करना है ताकि उसको एस्फिक्सिया वगैरह न होने पाए. लर्न द इमीडिएट न्यू बॉर्न केयर. तुरंत हम बच्चे का तुरंत पैदा होते ही क्या करना है. कुछ लोग क्या करते हैं, उसके पॉटी में उंगली डाल देते हैं, कुछ लोग मुंह में डाल देते हैं, कुछ लोग आँख साफ करते हैं. मैं नाम नहीं लूँगा. अभी मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गया था एग्जाम लेने के लिए. फाइनल प्रॉप के मेडिकल स्टूडेंट से मैंने पूछा कि अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो क्या करोगे, तो कह रहा है कि पैर उल्टा करके पीठ पे थपथप मारेंगे. अगर हम इस तरह का एमबीबीएस पैदा कर रहे हैं तो आगे हमारे देश की स्थिति क्या होगी. अब वहां पे वाइवा लेने के बाद मुझे लगा कि हमारी एएनएम जीएनएम ज्यादा अच्छा जानती हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, गांव में काम करती हैं, देन दीज पुअर फाइनल क्रॉप मेडिकल स्टूडेंट. बेसिक नियोनेटल रिससिटेशन अगर जरूरत पड़ती है तो हमें आना चाहिए. एंड केयर ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ. अगर बच्चा पैदा होता है और बच्चा तुरंत रोने लगता है तो हमें रूटीन केयर पता होना चाहिए. और अगर बच्चा जो है थोड़ा सा भी रिस्क पे है, प्री टर्म है, रोया नहीं है, लिम्फ है और साइनोज है, उस बच्चे को हमें स्पेशल केयर करने की जरूरत पड़ती है. तो नाउ न्यू बॉर्न केयर. तो 3 की टच पॉइंट्स आर. कहाँ पे बेबी को टच पॉइंट, जहाँ पे बेबी को जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहला पार्ट हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. न्यू बॉर्न केयर एरिया. लेबर रूम में आप गए, डिलीवरी अटेंड, और हमारे टाइम में होता था. अब हमारी सरकारें ये सब पे ध्यान दी है कि लेबर रूम में केवल ओटी थिएटर नहीं होना चाहिए, न्यू बॉर्न केयर एरिया भी हो. कई बार होता था बेबी को लिया ट्रे में, कहीं रखने की जगह नहीं है, हम पूरे ओटी में घूम घूम के ढूंढ रहे हैं कहाँ रखें. कभी ड्रम के ऊपर रखते हैं जिसमें रिस्क होता है बेबी गिर जाएगा. तो वी शुड हैव a newborn care area in the labor room, and that area should be quite enough कि वहाँ पे एक वार्मर आ जाए, so that कि हमें एक हार्ड सरफेस मिल जाए. तो बेबी को रिससिटेशन के लिए एक न्यूबॉर्न केयर एरिया होना चाहिए जहाँ पे वार्मर होना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल रिमोट एरिया पे है, हर जगह होना चाहिए जहाँ पे भी डिलीवरी होती है. दूसरा आता है न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, NBSU इसको बोलते हैं, न्यू बॉर्न. अब पहला वाला हो गया NBCA, दूसरा हो गया NBSU, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, लोकेटेड इन द CSC एंड FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होना ही होना चाहिए, जहां हम बेबी को इनिशियली मैनेज कर दें. मान लीजिए बच्चे को रेफरल में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगता है. जरूरत पड़ने पर हम उसे ऑक्सीजन लगा सकें, जरूरत पड़ने पर हम उसे अम्बू बैग दे सकें, जरूरत पड़ने पर हम उसे ग्लूकोज फ्लूइड, IV फ्लूइड लगा सकें. तो हमारे पास एक स्टेबलाइजेशन यूनिट होनी चाहिए और वहाँ से मैनेज करके फिर उस बच्चे को हम रेफर कर देते हैं. एंड दैट इज SNCU, दैट इज स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, या इसको सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट करते हैं. ये सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अवेलेबल है और मेडिकल कॉलेजेस में भी अवेलेबल है. तो हमारे पास 3 टच पॉइंट हो गए. पहला कि हर लेबर रूम में एक न्यू बॉर्न एरिया होना चाहिए. तो आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे न्यू बॉर्न केयर एरिया आप खुद आइडेंटिफाई करिए, है कि नहीं है. नहीं है तो उसकी तैयारी कराइए. दूसरा, हमारे पास इनिशियल स्टेबलाइजेशन के लिए CSC लेवल पे होना चाहिए, और फिर SNCU जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसका पूरा हमारे पास एम्बुलेंस का, ड्राइवर का नंबर, हर चीज होना चाहिए ताकि बेबी को स्टेबलाइज करा के हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकें. तो नाउ न्यू बॉर्न केयर एरिया क्या होता है और ये कहाँ पे और कैसे होता है. ये पूरा प्रोटोकॉल जो है हमारे लेबर रूम में होना चाहिए. मतलब
20 से 30, 20 to 30 स्क्वायर फीट साइज का एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर भी इसको बोलते हैं। बिल्कुल किनारे एक एरिया होना चाहिए। आप देख सकते हैं राइट साइड में, पीपीटी के राइट साइड में डायग्राम आ रहा है कि एक रेडिएंट वार्मर होना चाहिए। दूसरा, रिससिटेशन किट होना चाहिए वहाँ पे बगल में, जो कि स्टरलाइज टाइप का होना चाहिए। और हमारा रिससिटेशन किट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अम्बू बैग। अम्बू बैग होना चाहिए। दूसरा, हमें अगर बेबी को ज़्यादा रिससिटेट करने की जरूरत पड़ती है तो हमारा हैंड वॉशिंग का पूरा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक आउटलेट वहाँ पे ढेर सारे होने चाहिए, ताकि बेबी को और कुछ ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट चलाने के लिए, इन्फ्यूजन पंप के लिए, तो इन सब की भी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वार्मर को हम ऑन कर सकें। देन ह्यूमन रिसोर्सेस, नो एडिशनल स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूबॉर्न केयर एट हेल्थ फैसिलिटी। एक ही केवल ट्रेंड नर्स अगर है तो न्यूबॉर्न केयर शुरुआत में कर सकती है। और शी शुड बी वेल ट्रेंड फॉर द बेसिक नियोनेटल रिससिटेशन सो दैट शी कैन गिव अम्बू बैग व्हेन इट इज नीडेड। सर्विसेज एट द एरिया, केयर एट द बर्थ, दैट इज रिससिटेशन एंड प्रोवाइड द वार्म। मतलब एटलीस्ट वहाँ पे वो रिससिटेट कर सके बेबी को, जरूरत पड़ने पे अम्बू बैग से सांस दे सके, और उसको बच्चे को गर्मी दिलाने के लिए कम से कम वहाँ पे पूरा इंतजाम होना चाहिए। वार्मर होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए। माँ बाप से कभी नहीं मंगाएंगे टॉवल, अस्पताल का ही स्टेराइल टॉवल होना चाहिए। वेइंग ऑफ द नियोनेट, वहाँ से हटाने से पहले न्यूबॉर्न बेबी का वेट जरूर करा लेना चाहिए। वेइंग ऑफ द नियोनेट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट फ्रॉम सर अगर जरूरत पड़ती है तो एक तो हो गया कि बेबी बिल्कुल सही है तो माँ के साथ रहेगा। बेबी थोड़ा सा है, हल्का फुल्का टेकेनिया हो रहा है, थोड़ी देर रखा सही है तो बाद में दे दिया तो वो वहीं पे रहेगा। तीसरा वो होता है कि हमें पता है कि ये रिस्क फैक्टर है और बेबी गड़बड़ है, तो दैट बेबी शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू द SNCU या डिस्ट्रिक्ट लेवल NICU। तो फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि इंजेक्शन ऑफ विटामिन के फॉर न्यू बॉर्न, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके पीछे दो बच्चों की मैं कहानी बताना चाहूँगा। प्राइवेट में बच्चा रेफर हो गया, उसको विटामिन के लगा नहीं था, उसके नाक से और अम्बलाइकल कार्ड से ब्लीडिंग आने लगी। उसका बिल बना था 60,000 रुपये। और आपको बता दूं, विटामिन के का जो इंजेक्शन जो मार्केट से खरीदते हैं 8-10 रुपये का आता है केवल। 8-10 रुपये के इंजेक्शन में उसको 60,000 का बिल बनाना पड़ा। मार FFP चढ़ाए पड़े थे, विटामिन के भी लगाए, सब काम किया। तो फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है विटामिन के हर बेबी को लगना चाहिए। आइडियली इन द लेबर रूम, जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है वहीं पे लगना चाहिए, या अगर बच्चा रेफर हो गया है तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में लगना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि विटामिन के जरूर लगना चाहिए, क्योंकि ये हैमरेज से रोकता है। और विटामिन के करता क्या है, जो हमारे कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9, 10 उनको एक्टिवेट कर देता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। तो वो फैक्टर जब एक्टिव हो जाते हैं तो ब्लीडिंग को रोकते हैं। हु विल रिसीव, तो ऑल द न्यूबॉर्न कैसे, दो प्रिपरेशन आते हैं। एक कैनेडियन आता है, बेसिकली फाइटोनाइडियन आता है, जिसके 1 ml में 1 मिलीग्राम होता है, या इसका दूसरा प्रिपरेशन आता है 0.5 ml में 1 मिलीग्राम। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर बेबी लेस देन 1 kg है तो 0.5 लगेगा, बेबी मोर देन 1 kg है तो 1 मिलीग्राम लगेगा। बस ये ध्यान रखिए, प्रिपरेशन जो भी आप मंगाते हो आपके TSC CSC पे जो भी आती हो, बस आप उसका स्ट्रेंथ देख लीजिए और फिर आप जो है आराम से लगा सकते हैं स्ट्रेंथ देखने के बाद से। साइट एंड रूट, एवरीबॉडी नोज की साइट एंड रूट इज एंटीरोलैटरल थाई। ये हमारे नर्सेस भी हमारे यहाँ कई बार गलती करी है। यू पीडियाट्रिशियन बेटर नोज, आई एम नॉट टीचिंग यू, बट डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गिव विटामिन के इंजेक्शन। तो यू हैव टू टीच योर सिस्टर्स, या डिलीवरी पॉइंट पे जो सिस्टर डिलीवरी अटेंड कर रही है उसको पता होना चाहिए कि पैर को बिल्कुल सीधा करके और हील को बेड पे लगा रहेगा, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, तो एंटीरोलैटरल पार्ट पे लगाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। एंड निडल शुड बी वर्टिकल, निडल शुड बी वर्टिकल एट 90 डिग्री, नहीं तो ऊपर ही लग जाएगा तो नुकसान कर सकता है। हु, मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ या A&M, वेयर
इन द लेबर रूम या एनआईसीयू में दे सकते हैं। अगर बेबी सिक था, सिक हो गया, तो डोंट वेट कि हम पहले लगाएंगे तब भेजेंगे, नहीं, वो एनआईसीयू आप लिख के भेज दीजिए कि विटामिन के हैज नॉट बीन गिवन, और पैदा होते ही इसे देना चाहिए, आइडियली विद इन 24 आवर ये दे देना चाहिए। किससे देंगे? हम लोग अपनी जगह पे इंसुलिन सिरिंज से देते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट। दैट इज 26 गॉज नीडल होती है, उससे देना चाहिए। और विटामिन के को कहाँ पे रखते हैं? विटामिन के को रूम टेम्परेचर पे, रूम में भी रख सकते हैं, फ्रीजर या फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है। और विटामिन के लगाते ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरा इसका रिकॉर्डिंग करें, चार्टिंग करें, ताकि अगर बेबी रेफर होता है तो वहाँ पे डॉक्टर को पता है कि विटामिन के दिया जा चुका है। नाउ इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चा पैदा हुआ और बच्चा ठीक ठाक है, रो रहा है, टर्म है, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहला है स्टेब्लिश रेस्पिरेशन। हम देखेंगे कि बच्चे की सांस बिल्कुल सब सही हो गई है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एक पार्ट आगे आएगा, हाउ टू स्टेब्लिश द रेस्पिरेशन। दूसरा है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। बेबी को अपने इंडिया में हाइपोथर्मिया इज द वेरी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि हम भूल जाते हैं बच्चे को। अभी तो खैर एम्बुलेंसेस आ गई हैं, नहीं तो यूजुअली बच्चे को माँ क्या करती है, पतले कपड़े में लपेट के, अपने आंचल में लपेट के लेके आती है डॉक्टर के पास, और आज जाड़े के टाइम में हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो वी शुड टेक केयर ऑफ हाइपोथर्मिया। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्थ के विद इन 1 आवर आपको माँ का दूध पिलाना है, अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैंगे। तो इमीडिएट केयर में पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है फीडिंग, और चौथा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। और तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ क्या होता है। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है माँ का दूध, और चौथा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद आप बेबी को थोड़ा सा देखिए कि भाई कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है। जैसे कई बार आँख में, कान में, पैर में टेढ़ापन होता है, कई बार पीछे स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चों के सिर में प्रॉब्लम होती है, बर्थ इंजरी, हाथ जो है उठा नहीं पा रहा है, उंगलियां चला नहीं पा रहा है, या कोई डेंजर साइन हो, जैसे झटके आ गए हो, या बेबी की सांस सही से नहीं चल रही हो, तो ये हाई रिस्क नियोनेट है, एंड दे शुड बी रिफर्ड एंड मैनेज्ड प्रॉपरली एंड एट द हायर सेटअप। तो स्टेप्स फॉर इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, तो बेबी जो पैदा होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत आसान सी चीज़ है, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ। जो बच्चा पैदा हुआ, जैसे अभी टाइम हो रहा है 1:45, यू नो, अगर आप बाहर आके बताते हैं ना कि भैया बिल्कुल 1:46 30 पे पैदा हुआ है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि यार डॉक्टर साहब तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किए, एक एक चीज़ बता दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ। और आप तैयार हैं पूरी तरीके से, आपके पास प्री वार्म्ड लिनन है। जैसे अगर आपको पता है कि बेबी हाई रिस्क है, तो वार्मर पे आपने लिनन बिछा दिया दो। अगर आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी है, तो हम मदर के एब्डोमेन पे प्री वार्म लिनन बिछा देते हैं। देन बच्चा जो पैदा हुआ तो हम बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखेंगे। सिजेरियन की बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखेंगे, और जो कपड़ा माँ के पेट पे हमने एक लेयर का लिटा रखा है, उससे बेबी को ड्राई कर देंगे, और ड्राई करके उस टॉवल को हम निकाल देंगे, और दूसरा टॉवल जो माँ के बगल में पड़ा हुआ है, उससे बेबी को हम रैप कर देंगे। और बेबी का फिर हम रेस्पिरेशन देखते हैं। अगर सब कुछ सही है तो 1 से 3 मिनट में, मतलब 1 मिनट से पहले कार्ड को कट नहीं करना होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे जिनका कार्ड जल्दी कट कर देते हैं, उनके अंदर एनीमिया की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनिशियली तुरंत नहीं कार्ड को कट करते हैं, 1 मिनट बाद ही कार्ड को कट करते हैं। प्लेस एंड आइडेंटिटी रिस्ट बैंड ऑन द बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक कहानी है मेरे पास। एक बार मैं प्राइवेट में गया था डिलीवरी अटेंड करने के लिए, तो बाहर जो सास माँ थी, रात की 11:30-12 बजे की है, एक डॉक्टर साहब की वाइफ की डिलीवरी थी, तो मेरे को बुलाया गया था, तो मैं गया था, वीआईपी सिंड्रोम था। तो जो सास थी उसकी, मतलब डॉक्टर साहब की मदर,
हमको बेटा ही चाहिए, बेटा ही है, हमारे ठाकुर जी ने कह दिया बेटा ही है, बेटा ही है, बेटा ही है। इतनी बार उन्होंने कह दिया, क्योंकि उस समय मैं भी स्लीपी था। और बाहर निकला, मैं बोल के चला गया, भैया आपकी मन मुराद पूरी हो गई, बच्चा हो गया, बेटा हो गया आपका, मैं जा रहा हूँ। तुरंत गायनिकोलॉजिस्ट का फोन आया, डॉक्टर साहब आपने क्या बताया? हम क्या मैडम, बेटा बोल कर, डॉक्टर साहब वो तो बेटी है। मैं भाग के फिर वापस आया, फिर मैंने देखा, एंड उनको समझाने में हमारी पूरी रात खराब हो गई। तो कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ और बेबी पे टैग लगाना बहुत जरूरी है, सो दैट की अटेंडेंट को पता होना चाहिए कि भाई ये उनका टैग है, ये जाते ही उनकी बेबी पे हम लगा देंगे। कुछ हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि सुबह से लेके 12 बजे की डिलीवरी में रेड टैग लगाते हैं, दोपहर में 12 से लेके शाम को 6 तक ग्रीन टैग लगाते हैं, और उस पर माँ बाप को दिखा भी देते हैं। तो आप अपने यहाँ अपनी पॉलिसी थोड़ी बहुत बना सकते हैं, बट बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही टैग लग जाना चाहिए। देन अलाउ द बेबी टू रिमेन इन। और बेबी को होता क्या है, आप देखिए यूजुअली क्या होता है, बीड़ी पी रहे होते हैं, गोद में लिए रहते हैं, लल्ला आया है, बेबी या डॉक्टर को दिखाने के लिए लोग जाते हैं, तो माँ नहीं है, माँ नहीं आई है, कौन आया है, दादी जी आई है या दादाजी आए हैं। तो ये गलत है। बेबी को रास्ते में भूख लगती है तो कौन दूध पिलाएगा, ये थोड़े बकरी का दूध पिला दो, गाय का दूध पिला दो, नहीं। तो बेबी शुड बी विथ मदर ऑल द टाइम, एंड इट विल बी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद द बेस्ट। इसके बाद बेबी को लोग कहते हैं कि नहला देना चाहिए, नहलाना कभी नहीं चाहिए। कम से कम जब बेबी घर पे जाएगा तभी नहलाना है, एक। दूसरा, जो वर्निक्स होता है ना, वाइट जो तेल जिसको हम बोलते हैं, जो बेबी के स्किन पे होता है, वो तेल एक एनर्जी का सोर्स है, जो कि छोड़ दो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो एनर्जी रिच होता है। तो कभी भी उसको वाइप नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अटेंडेंट को समझाना चाहिए। एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड हियर इन JSPM एंड इट इज वर्किंग। तो हमें करना ये है कि एक तो तुरंत बच्चे को माँ का दूध पिला दें, दूसरा वर्निक्स को साफ ना करें। अब बेबी को पूरा फुल्ली क्लोथ कर दें, हाथ पैर में ग्लव्स पहना दें और सिर में टोपी पहना दें और प्रॉपर कपड़ा पहना के रखें। एंड बेस्ट इज स्किन टू स्किन केयर, दैट इज कंगारू मदर केयर। तो दोस्तों, पहला हो गया कि इमीडिएट केयर क्या होता है बेबी का। तो एट बर्थ हमें क्या क्या करना चाहिए, टाइम बता दिया, विटामिन के भी लगा दिया वहाँ पे, बेबी को कपड़े पहना दे दिया, आइडेंटिटी टैग बता दिया, 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे ये बता दिया। ये सब करने के बाद देन आता है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया एट बर्थ। कैसे करेंगे? देखिए, इसका सबसे आसान सा तरीका है, जैसे अगर एक तवा है, तवे पे अगर हम पानी डालेंगे तो छन से करके उड़ जाएगा। तो जो बेबी पैदा हुआ है उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर इस समय टेम्परेचर रात को 20-22 के आसपास पहुंच जा रहा है। रात को कोई भी डिलीवरी होगी, बच्चा जो है बिल्कुल जैसे रहेगा, अच्छा वो मिकोनियम सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड में सना होता है, तो बिल्कुल गीला होता है, तो वो भाप की तरह उड़ता है जाड़े में। जैसे हम फूंकते हैं मुंह से तो हमारे मुंह से स्टीम जैसा निकलता है, वैसे ही बेबी के शरीर से भाप निकलता है और हीट का लॉस होता है। दूसरा, अगर हम बेबी को सरफेस पे लेटा दें, ठंडे बिस्तर पे लेटा दें, तो हीट लॉस होगा। तीसरा, खिड़की खुली है, ठंडी हवा आ रही है, तो ब्लो की वजह से हीट लॉस होगा। चौथा, अगर कोई सराउंडिंग के दीवार वाल जो है वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है, तो बेबी ठंडा हो जाएगा। तो ये 4 तरीके हो गए बेबी को ठंडा होने के। तो इनसे बचने का भी क्या तरीका है, जैसे दीवार वाल ठंडा नहीं, गर्म होना चाहिए। मतलब जो लेबर रूम है उसका टेम्परेचर जैसे जाड़े में 3-4 हो जाता है, यहाँ पे मोर देन 25 होना चाहिए डिलीवरी रूम का टेम्परेचर। दो इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर गायनिकोलॉजिस्ट, बट से देम कि मैम प्लीज अलाउ अस दिस टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड till baby is being delivered. When I will take out, then you decrease the temperature. तो एक तो वार्म रूम का, हम रूम हमारा वार्म होना चाहिए, बेबी को तुरंत पोंछ देना है, और 2 टॉवल होना चाहिए। पहले टॉवल से लपेट के क्लीन करके उसको हटा दीजिए, दूसरे टॉवल से लपेट दीजिए। बेबी को मदर के एब्डोमेन पर रखने पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, तो बेबी कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। और 1 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। एंड डोंट बाथ, बेबी को नहलाना नहीं है, मिनिमम 1 हफ्ते बाद
हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं भैया जब कार्ड गिर जाए तब नहलाना, नहीं तो वो लोग कार्ड को रगड़ने साफ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पाउडर डालते हैं। दैट इज रॉन्ग। कार्ड पे कुछ भी नहीं लगाना होता है और बेबी को हल्का फुल्का स्पॉन्ज कर सकते हैं, दैट इज ओके, नहलाना नहीं है। शुरू में नेक्स्ट या तो जो अभी हमने बताया कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, पहला है कंडक्शन। तो बेबी को अगर ठंडे सरफेस पे आप लिटा देंगे तो ड्यू टू कंडक्शन हीट लॉस होता है। इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका है प्री वार्म लिनन। जो लिनन है जिसमें बेबी को हम ले रहे हैं उसको हम पहले से गर्म कर लें। गर्म करने का तरीका क्या है? वार्मर के नीचे वार्मर को कम से कम 20 से 30 मिनट पहले हम ऑन कर दें कि बेबी आने वाला है, तो वो अपने चारों तरफ का पूरा एरिया गर्म रखेगा। तो कंडक्शन से बचने का तरीका है दोस्तों, जिस सरफेस पर हम बेबी को रख रहे हैं वो सरफेस गर्म होना चाहिए। दूसरा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब तवे पे पानी डालते हैं और धक से भाप भाप बन के उड़ जाता है, दैट इज इवेपोरेशन। तो बेबी जब पैदा होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड पूरा पूरा उड़ता है, ये कह रहा था इवेपोरेशन। इसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है कि अगर कोई आपके बगल में मतलब एयर करंट अगर आ रही है, हवा का झोंका आ रहा है, तो वो आपके शरीर को ठंडी कर देगी। रेडिएशन मतलब होता है कि आपके बगल में जैसे बर्फ की सिल्ली आपके बगल में रख दी जाए तो आप ठंडे होने लगेंगे उस तरफ, दैट इज रेडिएशन। तो ये 4 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन फॉर द heat loss in newborn babies. Next. Yeah. I have already told method of the heat loss and prevention. Evaporation तो उसको तुरंत ड्राई कर दो। कंडक्शन तो सरफेस गर्म रखो। कन्वेक्शन जो हवा आ रही है उसके लिए खिड़की और पंखे एंड दरवाजे सब बंद कर दो ताकि अंदर हवा का झोंका ना आए। रेडिएशन के लिए हमें जितनी भी चीजें हैं सबको गर्म रखो, अगल बगल कोई ठंडी चीज ना हो, और रूम को गर्म रखो, तो ये हमारा बच्चा टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। या यू कैन सी कि ये एक नॉर्मल बेबी डिलीवर हुआ है। बेबी जो है मदर के एब्डोमेन पे है एंड यू कैन सी, और इसका जो है, और बेबी को पैदा होने के ऐसा नहीं 1 घंटे में दूध पिलाना है तो तुरंत 1 घंटे तक हम वेट करें। अगर बच्चा तुरंत पी रहा तो तुरंत पिला देना चाहिए। तो मैसेज क्या है? बेबी की डिलीवरी मदर के एब्डोमेन पे होनी चाहिए। तुरंत बेबी को, अच्छा मदर के एब्डोमेन पे एक टॉवल पड़ा हुआ है, बेबी को जो लिटाया ऐसे लेके तुरंत उस टॉवल से बेबी को क्लीन कर दिया, ड्राई कर दिया। इसके बाद बेबी के बॉडी को पूरा पूरा कवर कर दिया। दूसरी चीज क्या आती है? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, दैट इज आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट बाद या अगर पल्सेशन बंद हो जाए तो हम कट कर सकते हैं। तो अम्बिलिकल कार्ड को कट कर देना है। डू नॉट सक्शन द बेबीज। बेबी को अननेसेसरी, पैदा होते ही बेबी चिल्ला रहा है, रो रहा है, हम क्या करते हैं, लगते हैं सक्शन करने। दोस्तों सक्शन करने से नुकसान क्या होता है? जब आप सक्शन करने के लिए कैथेटर डालते हैं तो हमारा फेरिंग्स इरिटेट होता है, जिसकी नर्व सप्लाई वेगस नर्व होती है, और वेगस के स्टिमुलेट होने से ब्रेडिकार्डिया होता है। पता चला कि ये बच्चा आपका है और 10 मिनट तक यही होता रहा, तो पता चला उस बच्चे को ब्रेडिकार्डिया और ये सब स्टार्ट हो जाएगा और लगेगा आपने फालतू में सक्शन करने, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कीप द बेबी इन स्किन टू स्किन केयर ड्यूरिंग फर्स्ट गोल्डन आवर। बेबी को बिल्कुल माँ के साथ चिपका के रखिए, सक्शन न करिए, माँ का दूध पिलाइए, जो बेबी तैयार होता है, और विटामिन के लगवा दीजिए तुरंत, एटलीस्ट विद इन 24 आवर बेबी को विटामिन के लगा देना चाहिए। डू नॉट वाइप अवे द वर्निक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हाइपोथर्मिया। वर्निक्स के लिए अगर आप अच्छे से पेरेंट की काउंसलिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ बाप इस पर कभी भी ऐतराज नहीं करेंगे। या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन 6 या तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, वो हम लोगों ने 5 पढ़ते थे ना, क्लीन कट, क्लीन टाई, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, वही चीज़ें हैं। तो क्लीन द अटेंडेंट्स हैंड। अच्छा दोस्तों, आजकल का जमाना है ना कि सैनिटाइजर आप सबको पता होगा, सैनिटाइजर सारे मार्केट में जितने आ रहे हैं मोर देन 99% फर्जी, टोटली फर्जी है। सही क्या है? हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर। दूसरा, क्लीन डिलीवरी सरफेस। जहाँ पे आप बच्चे को रख रहे हैं अगर थोड़ा भी वो एरिया गंदा रहा तो बेबी को इन्फेक्शन पकड़ लेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो अभी भी पैदा हुआ है उसके अंदर इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम
नहीं होता है। तो क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कॉर्ड एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट, सीजर या ब्लेड जिससे भी हम उसका हम लेकर कार्ड काटने जा रहे हैं, वहाँ पे जो टाई लगाते हैं वो टाई जो है बिल्कुल क्लीन एंड स्टेराइल होनी चाहिए। या कार्ड क्लैंप आजकल आ रहा है प्लास्टिक वाला, वो भी लगा सकते हैं। क्लीन क्लॉथ टू रैप द बेबी, बेबी को बिल्कुल क्लीन कपड़े में ही जो स्टेरलाइज हो उसमें रैप कर देना चाहिए। और बेबी को एक कपड़े में रैप करके एक कप बेबी के सीने पे लिटा दीजिए और एक पतले कंबल से बेबी मदर दोनों को ढक दीजिए। नाउ इमीडिएट कॉर्ड केयर, कॉर्ड में क्या लगाना चाहिए, बहुत सारी लाइनें लिखी है, सिर्फ एक मतलब है कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, कार्ड को कट करके छोड़ दीजिए। बस एक बार देख लीजिए कि उजिंग उजिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो कार्ड है हम उसमें कई सारे लोग कई तरह के पाउडर लगाते हैं, कुछ लोग मलहम लगाते हैं, कुछ लोग तेल लगाते हैं, कुछ बीटाडिन लगाते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं, बिग क्रॉस बिग क्रॉस बिग क्रॉस, कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है वहाँ पे इन्फेक्शन है तो लोकल ट्यूब लगा दीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। और जो कार्ड को कट करते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, मतलब अगर ये बेस है या ये अम्बिलाइकल कार्ड है तो यहाँ पे देख लिया 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, एक था टाई यहाँ पे, एक टाई यहाँ पे, तो 2 जो है हम और इस बीच से हम कार्ड को कट कर देते हैं। अम्बलाइकस पे, अम्बलाइकल कार्ड पे अभी भी मैंने देखा है कई सारे जगहों से बच्चे आते हैं रेफर होके, तो वो पूरा इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, मार गाज पीस बीटाडिन स्प्रिट लगा के पूरा पट्टी कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पैदा होते ही विदिन 1 आवर बेबी को माँ का दूध पिला देना चाहिए और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो लेट द बेबी फीड एज लॉन्ग एज इट वांट। यहाँ पे दोस्तों हम बात ये बताना चाहते हैं कि इनिशियली माँ का दूध थोड़ा कम निकलता है, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद निकलता है, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद निकलता है। और शुरुआत के 3-4 दिनों में बेबी के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो थोड़ा बहुत दूध निकलता है उससे कैलोरी मिलती है, इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बहुत ही हाई रिच दूध होता है और इससे बेबी को ग्रोथ अच्छी होती है, बेबी का ब्रेन डेवलप ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेबी को पैदा होते ही माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, डब्बे का नहीं पिलाना चाहिए। दूसरी बात, माँ जब पिलाना शुरू करती है यूजुअली तो एक तरफ जब पिलाती है, मान लीजिए बाएं साइड पिला रही है तो बेबी को माँ एक तरफ से दूध पकड़ाई, बेबी को दूध पकड़ाते ही थोड़ी देर में बेबी सो गया। जब बेबी सो जाता है तो माँ क्या करती है, हल्का सा टिकल करती है, लेकिन वो बेबी सोता नहीं है। माँ का दूध जो होता है, आगे एरियोला होता है, निप्पल होता है, फिर एरियोला होता है। ये एरियोला और निप्पल मिला के लंबा टीट बनाते हैं माँ के मुंह में, जिसका 1/3 पार्ट केवल निप्पल से बनता है और जो मेन चीज है एरियोला। तो एरियोला पूरा बेबी के माउथ में जाएगा तभी जो है वो सही से अटैच हो पाएगा, नहीं तो फीड ही नहीं कर पाएगा बेबी। शुरू के दिनों में क्या होता है, माँ थोड़ी डरी सहमी भी होती है, थोड़ा दर्द भी हो रहा होता है, तो अच्छे से अटैचमेंट नहीं हो पाता है, तो बेबी को प्रॉब्लम होती है। चेक द पोजीशन एंड अटैचमेंट व्हेन बेबी इज फीडिंग। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, हम बताना चाहेंगे अपनी कुछ प्रैक्टिकल बातें। तो बेसिकली जब हम बेबी का सिर अपने जिस ब्रेस्ट को पिलाना है उसी ब्रेस्ट के एल्बो पे अगर हम रखते हैं तो क्या नुकसान होता है। देखिए, अब मान लीजिए माँ का ब्रेस्ट बड़ा है, अगर माँ का ब्रेस्ट बड़ा है तो क्या नुकसान होगा। माँ का ब्रेस्ट बड़ा है तो माँ क्या करेगी, माँ जो है इसको ऐसे दबा के उठाएगी ऊपर और तब बेबी को ऐसे ऐसे करके पिलाएगी। और माँ का जो ब्रेस्ट होता है बेसिकली आप समझिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसा होता है जिसमें स्ट्रॉ लगा होता है। तो 12 से 13 पतली नलियां होती है माँ के एरियोला और निप्पल में, अगर वो थोड़ी भी मुड़ जाएंगी, पोजीशन से मुड़ जाएंगी, तो माँ का दूध ही नहीं निकलेगा और न बेबी पिएगा। दूसरी बात, माँ क्या करती है, निप्पल बड़ा है तो ऐसे, इसको बोलते हैं सीजरिंग, ऐसे पकड़ के निप्पल को बेबी के मुंह में डालती है। जब बेबी के मुंह में डालती है तो यहाँ पे ये निप्पल सारे नलियां दब गई, जब दब गई तो दूध ही नहीं निकलेगा।
और बेबी फ्रस्ट्रेट होगा, रोने लगेगा, तब होता है कि भाई डब्बे का दूध पिला। माँ को आप समझाइए कि अगर बेबी को अपना बायां ब्रेस्ट पिलाना है तो राइट हैंड से उसका सिर पकड़े। चलिए मान लीजिए ये निप्पल है जो कि नीचे तक लटक रहा है, अगर ये यहाँ तक लटक रहा है और हम ऐसे बेबी को पकड़ेंगे तो क्या होगा, बेबी निप्पल को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर बेबी का हेड हमने इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, अगर हमने बेबी का हेड इसे ऐसे पकड़ा है तो हम बेबी का पोजीशन थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, बेबी का पोजीशन थोड़ा नीचे कर सकते हैं हम। बेबी, हमारे पास बेबी को मूव आउट करने के लिए पूरी फैसिलिटीज हैं। तो बेबी का सिर ऐसे पकड़ लें, न कि ऐसे पकड़ें, तो आराम से हम दूध पिला सकते हैं। तो बेबी का पकड़ने का तरीका हमारा ये हो गया, इसको क्रॉस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चेक द पोजीशन अटैचमेंट व्हेन बेबी इज फीडिंग, लेट द बेबी फीड एज लॉन्ग एज इट वांट ऑन द बोथ ब्रेस्ट। दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो शुरू का दूध होता है वो पानी वाला होता है और बाद का दूध गाढ़ा फैट वाला होता है। तो जब माँ एक तरफ से पिलाती है तो दूसरी तरफ के ब्रेस्ट से भी मिल्क आने लगता है, तो माँ क्या करती है, थोड़ी देर हाथ से दबाती है, अपोजिट हैंड से थोड़ा सा दबाती है, थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा निकलने लगता है तो इधर से उठा के इधर कर देती है। तो हम माँ क्या करते तुरंत इधर लगा देते। तो बेसिकली बेबी की केवल प्यास बनेगी क्योंकि शुरू का दूध पानी वाला होता है। तो मदर को समझाना चाहिए कि जिस ब्रेस्ट को पिलाओ पहले उसको पूरा एम्प्टी कर लो, तब जो है दूसरा ब्रेस्ट अपना पकड़ाओ। तो एक बार में यूजुअली एक ब्रेस्ट पे बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। कीप द मदर एंड बेबी टुगेदर एज लॉन्ग एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। लेकिन होता क्या है, सबके गोद में घूमता रहता है, लोग कुछ छू लेते हैं, तो उससे बच्चे को बड़ी परेशानी होती है। दिस शुड बी अवॉइडेड। डिले टास्क सच एज बेइंग, वॉशिंग, ये सब जितनी भी सफाई वाली चीज़ें हैं अभी उसको बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्ड पे कुछ भी नहीं लगाना है, 1 मिनट बाद ही कट करना है और तुरंत बेबी को माँ का दूध पिलाना है। तो व्हाट आर द गुड साइंस ऑफ अटैचमेंट? गुड साइंस ऑफ अटैचमेंट बेसिकली जब बेबी बिल्कुल नहीं, जब भूखा होता है आदमी क्या करता है, जल्दी खाता है, बड़ा सा मुंह खोल के खाता है, वही बेबी का है। बिल्कुल जैसे माँ के ब्रेस्ट को काट खाएगा, दैट इज द गुड अटैचमेंट। बिल्कुल अपना मुंह अंदर माँ के ब्रेस्ट में घुसेड़ लेता है। आप देखिए जो पहला वाला डायग्राम है, 2 डायग्राम है, एक पहला वाला डायग्राम है जो बीच वाला आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ काम, चिन टचेज द ब्रेस्ट, बिल्कुल बच्चा जो है माँ के ब्रेस्ट में घुस गया, तो चिन टच होना चाहिए। दूसरा, एरियोला शुड बी इनसाइड द बेबीज माउथ, मोस्ट ऑफ द एरियोला। नहीं तो क्या होगा, अगर केवल निपल अंदर होगा तो निपल में तो दूध होता ही नहीं है, क्योंकि एरियोला के अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड का जो साइनसेस होती हैं वो होती हैं, जब उसको दबाता है तो दूध निकलता है। तो चिन शुड टच द ब्रेस्ट, एरियोला शुड बी इनसाइड द माउथ, लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड। अगर आप कहीं भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आप अगर ऐसे करके पिए, लिप को अंदर करके, तो आप नहीं पी पाएंगे क्योंकि सील ही नहीं बन पाएगा, तो आप सक नहीं कर पाएंगे। बेबी को स्ट्रॉ की तरह सक करना पड़ता है माँ के दूध से, तो लिप शुड बी आउटवर्ड एंड माउथ शुड बी वाइड ओपन। तो दीज आर द 4 साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट। इसके अलावा कुछ भी है तो दैट इज द साइंस ऑफ बैड अटैचमेंट। व्हाई वी आर टेकिंग केयर ऑफ गुड अटैचमेंट? क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा भी गलत पकड़ेगा, जैसे माँ ने सीजरिंग कर दी, या लिप इनवर्ड हो गया, या माउथ वाइड ओपन नहीं है, या केवल निपल पकड़ा है, तो बेबी भूख के मारे जल्दी काटता है। जब काटता है तो वहाँ का सीबम हट जाता है और हल्का सा ब्रेस्ट जो है छिल जाता है। जब छिल जाता है तो उसमें पपड़ी पड़ जाती है, और अगली बार जब बच्चा दबाता है तो वहाँ पे फट जाती है, जैसे जाड़े में हमारे होठ फट जाते हैं, वहाँ पे घाव बन जाता है, ब्रेस्ट एब्सेस बन सकता है, ब्रेस्ट सोरनेस हो सकती है। इन सब का इलाज सिर्फ एक है, गुड अटैचमेंट एंड एक्सक्लूसिव मदर ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट मैम, लुक फॉर द डेंजर साइन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब बेबी को आप जब देखने जाएं तो क्या देखेंगे, कोई पूछेगा तो दोस्तों बहुत आसान है। अगर ऊपर से नीचे चलें, दिमाग के लिए क्या होगा, दिमाग पता करने के लिए क्या तरीका है, दिमाग पता करने का तरीका यह है कि बच्चा चैतन्य हो, खेल रहा हो या सो रहा हो या माँ का दूध पी रहा हो। अगर थोड़ा भी ये गड़बड़ होगा तो झटके आएंगे, श्रिल क्राई,
कंटिन्यूअस क्राई, चिल्लाने, आप देखते हैं कुछ सारे बच्चे रोते हैं तो मन करता है घुमा के थप्पड़ मारे, बहुत इरिटेटिंग टाइप का होता है, समझिए वो गड़बड़ वाली क्राई है, आपको देखना है। तो आप अगर आएंगे तो नाक में, अगर नाक बंद है तो सांस सही से नहीं ले पाएगा। फिर आ जाइए आप चेस्ट में, अगर उसको मेकोनियम या कुछ और प्रॉब्लम है तो टैकेपनिया होगा, बड़ी तेज तेज सांस लेगा, रिट्रैक्शन होगा, बच्चा ग्रंट कर सकता है। दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक होता है ग्रंटिंग, एक होता है स्ट्राइडर। ग्रंटिंग होती है जब एक्सप्रेशन में करे बच्चा, जिसको होता है कराहना। तो ग्रंटिंग में बच्चा करता है दिस इज द बेसिकली ग्रंट का मतलब ग्लॉटिस को पार्शियली क्लोज करके बच्चा एक्सपायर कर रहा है, सो दैट कि लंग्स हमारे बचे रहें। लंग्स उसके कोलैप्स हो रहे हैं ड्यू टू निमोनिया, ड्यू टू हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या ड्यू टू मेकोनियम, अगर कोलैप्स हो रहे हैं तो बेबी उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ऑटो पीप बनाता है एंड ग्रंटिंग की आवाज निकलती है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी में आपका ग्रंटिंग हो गया। स्ट्राइडर क्या होता है, अगर अपर एयर में कोई प्रॉब्लम है, लैरिंगोमैलेसिया है या लैरिंग्स लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, ट्रैकियोमैलेसिया है, तो स्ट्राइडर होता है, दैट इज इंस्पिरेटरी, उसमें आवाज आती है। तो इंस्पिरेटरी साउंड होता है स्ट्राइडर, और एक्सपिरेटरी व्हीज होता है, एक्सपिरेटरी साउंड होता है ग्रंटिंग। और नीचे आ जाइए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चा साइनोसिस हो जाएगा, सीएचएफ में चला जाएगा। नीचे आइए, लिवर की प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। पेट की कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्टेंशन हो जाएगा, नेक्रोटाइजिक इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग कर सकता है, ज़्यादा वेट लॉस होगा। मतलब माँ से बड़ा सिम्टोमेटोलॉजी का डॉक्टर कोई नहीं होता है। अगर कोई भी माँ किसी भी तरीके की कंप्लेन कर रही है तो नेवर लीव इट, कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उसको लाइटली मत लीजिए, जरूर उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिंपल कंप्लेन भी काफ़ी बड़ी हो सकती है और हम उसे मिस कर सकते हैं। देन सर्च फॉर एनी मैलफॉर्मेशन। हल्का सा बच्चा जब रोए तो उसके माउथ को जरूर एग्जामिन करिए, टू वॉच फॉर एनी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। कोएनल एट्रीजिया, कोएनल एट्रीजिया की डायग्नोसिस कैसे बनती है, छेद जो है बंद हो गया हो। तो बेबी आर नेजल ब्रीदर, माउथ से सांस नहीं ले पाते हैं, तो जब वो रोएगा तब तो सही रहेगा, जब वो चुप होगा तो नाक से सांस ले नहीं पाएगा, ड्यू टू लार्जर टंग वो मर जाएगा बच्चा। तो या तो रोता ही रहे तभी काम चलेगा। इसमें करते क्या है कि एक ओरल एयरवे डाल देते हैं ताकि बच्चा मुंह से सांस लेने लगे। डायफ्रामेटिक हर्निया कैसे सस्पेक्ट करेंगे, एट बर्थ बच्चा जो है बहुत तेज तेज सांस ले रहा है और बेसिकली उसका हार्ट जो है अपोजिट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो गया होता है, सारी हार्ट साउंड्स राइट साइड में मिलती है। और यहाँ पे स्टैथ आप थोड़ी देर लगा के रखें तो बावल की गर्गलिंग साउंड मिलती है। और एब्डामन को देखेंगे तो इसका स्कैफॉइड एब्डामन, जैसे बिल्कुल दबा हुआ पेट हो, क्योंकि सारे कंटेंट ऊपर आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। ऑलवेज वॉच फॉर इम्परफोरेट एनस। ओम्फायलोसील अम्बलाइकस के पास में एक तरह से हर्निया जैसा होता है, ये ओम्फायलोसील होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए बेबी के बैक पे पूरा पूरा एग्जामिन करिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है एग्जामिन करना, बिकॉज मेडिको लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने हमें पैदा होते से बताया नहीं, मीन्स की उसने एग्जामिन नहीं किया, इट मीन्स की दैट डॉक्टर इज नेग्लिजेंट। थैंक यू। दूसरा पार्ट शुरू करा जाए। तो बेसिकली हमारे जो 90% जो डिलीवरीज होती है, हमारे 90% न्यू बॉर्न एट बर्थ नॉर्मल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी बच्चे जो 100 में 10 बच्चे हैं, उनमें से 9 बच्चों को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है रिससिटेशन की, वो इम्प्रूव कर जाते हैं। एक बच्चा जो होता है, मतलब 1% बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, एंड 0.1% होते हैं बहुत ज़्यादा की जरूरत। अगर हम थोड़ा सा भी चैतन्य रहें या थोड़ा सा भी अगर असिस्ट कर दें एट बर्थ, तो 99% न्यू बॉर्न बेबी हमारे इम्प्रूव कर जाएंगे, उनको एस्फिक्सिया नहीं होगा। हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा बच्चा है जो एट बर्थ गड़बड़ होता है, जिनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनको एनआईसीयू में, एसएनसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो पहला बच्चा है बेबीज विथ बर्थ वेट लेस देन 1800।
ये मेडिको लीगली भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब 1700 ग्राम का बच्चा दूध पी रहा है तो आप भेज मत दीजिए, भले ही अपने नर्सरी में रखिए। नर्सरी में रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आईवी फ्लूइड लगाएं और एंटीबायोटिक दें। आप बिना आईवी फ्लूइड, बिना एंटीबायोटिक के वार्मर पर रख लीजिए, सुपरवाइज फीडिंग कराते रहिए। दूसरा है गेस्टेशन। बर्थ वेट हो गया लेस देन 1800 ग्राम, देन गेस्टेशन हो गया लेस देन 34 वीकर। अगर 34 हफ्ते से कम का बच्चा है तो वो बच्चा जो है भर्ती होगा। बेबीज विद मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर बेबी को कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे कोई कार्डियक डिजीज है या स्पाइना में कोई प्रॉब्लम है या लिम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बेबी भी हाई रिस्क बेबी कहलाते हैं। बेबीज विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि दिस इज द पार्ट विच इज मोस्ट नेग्लेक्टेड। अगर एट बर्थ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो दैट शुड बी मेंटेन। इसी को मेंटेन कराने में देरी होती है तो हमारे बच्चों को एस्फिक्सिया होता है, जो कि अभी आगे आ रहा है, बेबी विथ एस्फिक्सिया। नीडिंग पोस्ट रिससिटेशन केयर, बैगर मास वेंटिलेशन फॉर मोर देन 1 मिनट। मतलब उस बच्चे को बैगर मास तक देना पड़ गया। ये बच्चे जो होते हैं हमारे बड़े सिक होते हैं और इनको अच्छे से केयर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्ट नेटल केयर। पैदा होने के बाद हम क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बेबी और मदर को साथ साथ होना चाहिए, कंगारू मदर केयर होना चाहिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। 1 घंटे के अंदर बेबी को माँ का दूध पिला देना चाहिए। आँख में काजल नहीं लगाना चाहिए। आप उनसे कह दीजिए बहुत लगाने का मन है तो पैर पे लगा दे, माथे पे लगा दे, आँख में न लगाएं। दूसरा कॉर्ड केयर, आँख का केयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं आपसे बता दूं क्योंकि कई सारी मदर बड़ी दूर दराज से आती है, डॉक्टर साहब आँख से पानी आ रहा है। ये हमारी आँख के जो दोनों अपर लिड एंड लोअर लिड जो जहाँ पे कॉर्नर पे मिल रहे हैं, यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होती है, सॉरी लैक्राइमल सैक होता है। ग्लैंड तो हमारी यहाँ पे होती है, अपर कॉर्नर पे होती है। तो रोज सुबह सुबह जैसे हम सो के उठते हैं तो क्या करते हैं, पानी अपने चेहरे पे मारते हैं और अपनी आँख को ऐसे ऐसे क्लीन करते हैं और फिर पानी मारते हैं, टॉवल से पोंछ लेते हैं। न्यू बॉर्न बेबी तो ये काम कर नहीं पाएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो न्यू बॉर्न बेबी का सुबह सुबह डेली उठते ही उसका क्या करना है, यहाँ पे 2 फिंगर से अंदर की तरफ मसाज करना है। अंदर की तरफ, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, अंदर की तरफ जहाँ पे एंगल मिलता है यहाँ पे मसाज करना है। 8-10 बार कर ले मसाज। मसाज करके रुई पानी लेके उसको क्लीन कर दें, मीडियल टू लैटरल फेंक दें, दूसरे रुई से दूसरा मीडियल टू लैटरल करके फेंक दें। ये हो गया हमारा आई केयर, और कुछ भी लगाए नहीं। दूसरा है कार्ड केयर। कार्ड केयर अभी हमने आपको बता दिया कि आप बीच से कट कर दीजिए। कुछ भी ऊजिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो एक टाई और लगाएंगे, और अगर नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, उस पर कुछ भी नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल भी ड्राई रखना है। दूसरा प्रैक्टिकल बात ये बताऊंगा कि हम क्या करते हैं, आजकल फैशन चला हुआ है कि बेबी को नाइपी पैड पहनाने वाला, तो जो कटा हुआ स्टैम्प है वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेबी को और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कार्ड का। डिले बाथिंग, मिनिमम 1 हफ्ते बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। चेक फीडिंग, यूरिनेशन, स्टूल पैटर्न, अगर भी का जो है पॉसिबिलिटी है, मतलब मदर जो है आपका, मदर जो है RH निगेटिव है या ओ है मदर, तो ओ या RH निगेटिव होने पे बेबी को जॉन्डिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस दशा में हमें क्या करना चाहिए, बेबी को जॉन्डिस के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। लुक फॉर डेंजर साइन, ये हम आपको बता चुके हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो, विटामिन के लगा दीजिए, पहला वैक्सीनेशन लगा दीजिए, और जब बच्चे की छुट्टी करनी हो तो उसको सारा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इनकरेजमेंट ऑफ फीडिंग, डेंजर साइन, ब्रेस्ट फीडिंग केवल ब्रेस्ट फीडिंग, और NBSU से उनको घर भेजाने का पूरा पूरा इंतजाम करा देना चाहिए। फॉलो अप आफ्टर 1 वीक, देन मंथ, देन 3 मंथ देयर आफ्टर। तो ये हो गया हमें फॉलो, मतलब हम बच्चों को कब कब बुलाना है। मान लीजिए आप दूसरे दिन छुट्टी करी, 1 हफ्ते बाद बुलाइए, बच्चे के साथ खेलिए, देखिए, अपने आप बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट। तो की मैसेज, स्टेप्स ऑफ EMDCR क्या क्या है। पहला है ब्रीदिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब बच्चा सांस लेना शुरू कर दे। जब सांस लेना शुरू करे तो हमें प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया,
तुरंत बेबी को ड्राई करना चाहिए, एक वेर वार्म टॉवल में रैप कर देना चाहिए, खिड़की पंखे सब बंद कर देना चाहिए, दीवारें सब कारी गर्म होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, हाइपोग्लाइसीमिक अगर कन्वर्जन आ गया तो ये ब्रेन को परमानेंटली डैमेज करता है। तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करना है तो विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ आपको बेबी को माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन हमने बताया कि हैंड वॉश करना है, पूरे 6 स्टेप घर वालों को भी सिखाइए, मदर को सिखाइए, ताकि हैंड वॉश करने की आदत डालें। डिलेड कार्ड क्लैंपिंग, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग 1 मिनट बाद क्लैंप करना है। अवॉइड रूटीन सक्शन, या बच्चा अगर पैदा हुआ तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, सीधे लगते हैं सक्शन करने। इसका नुकसान क्या है, जब भी हम कैथेटर माउथ में डालते हैं तो फायरिंग्स वेगस स्टिमुलेट होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, बेबी को और सारी प्रॉब्लम होती है। तो करना क्या चाहिए, हल्का सा मुंह टिल्ट कर दो, सिक्रेशन सारा चिक में आ जाएगा और आप वहां से सक कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू टच द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। लेकिन जब हम टच करते हैं तो एक तो ब्रेडिकार्डिया होता है, दूसरा बेबी वोमिट करता है, तो और सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चा पिया रहता है बाहर आता है, एंड वी बिकम वेरी हैप्पी कि अरे बहुत सारा पानी फेफड़े में था हमने निकाल दिया, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है एंड शुड नॉट बी फॉलोड। अवॉइड रूटीन सक्शन, नहीं करना चाहिए, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देना, माँ का दूध पिलाना है, विटामिन के देना है और बेबी का वेट करा लेना है। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द नियोनेटल रिससिटेशन। तो हमें एक ही सवाल पूछना है, पहले 5 सवाल हुआ करते थे जब हम एमडी करते थे, वो रटते रटते दिमाग खराब हो जाता था। अभी तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि बेबी रो रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, तो इज द बेबी ब्रीदिंग और क्राइंग। अगर आंसर यस है तो बेबी को हम रूटीन केयर कराएंगे, मतलब बेबी को पूरा ड्राई कर देंगे, कपड़े से रैप कर देंगे, माँ के बगल में लिटा देंगे, टोपी पहना देंगे, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगा देंगे, आइडेंटिफिकेशन टैग लगा देंगे और बेबी को मास्क ग्लव्स पहना देंगे हाथों पैरों में, ताकि बेबी गर्म रहे और माँ का दूध पिलाएंगे। दैट इज रूटीन केयर हो गया। लेकिन इफ आंसर इज नो, मतलब बेबी ब्रीदिंग क्राइंग नो, देन रिससिटेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल्स क्या है रिससिटेशन का, TABC जो सबका है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो की मैसेज इज बेबी शुड नॉट बी रिसीव्ड इन द डिलीवरी ट्रे। हम ट्रे लेके बेबी को नहीं लेना चाहिए, बेबी को माँ के एब्डोमेन पे कराना है बेसिकली। यूज ड्राई क्लीन एंड वार्म लिनन, वार्मर 20 से 30 मिनट पहले तैयार हो जाना चाहिए, गर्म होना शुरू कर देना चाहिए। हार्ट रेट शुड बी असेस्ड विद द स्टेथोस्कोप, हार्ट रेट जो है आगे से ही चेक करें। इफ नॉट देन कार्ड पल्सेशन फॉर 6 सेकेंड। तो पहले ये था कि हम कार्ड पल्सेशन करते थे, अब ये आ गया कईयों में कार्ड पल्सेशन नहीं मिलती है, इसलिए स्टेथ से हम सुनते हैं और 6 सेकंड तक सुनते हैं और एक जीरो लगा देते हैं। मान लीजिए 6 सेकंड में 12 आया तो एक जीरो लगाया तो 120 हो गया, 6 सेकंड में 4 आया, एक जीरो लगाया 40 हो गया। तो 6 सेकंड में काउंट करके हम उसमें एक जीरो लगा दें तो ये हो जाता है 1 मिनट का पूरा पूरा हमारा हार्ट रेट। आफ्टर डिलीवरी नो रूटीन सक्शन, दे आर द की मैसेज। नाउ नेक्स्ट, तो गोल्डन मिनट, गोल्डन मिनट होता है फर्स्ट गोल्डन मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर हमें बेबी को सांस देनी शुरू कर देनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ऑफ द लंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वाई, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो हार्ट के काम करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम पहले कंप्रेशन कर दें, हार्ट का काम बढ़ा दें, तो हार्ट को काम करने के लिए ATP चाहिए और ATP के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारे लंग से ही आती है। और अगर हम एड्रेनलिन लगा के हार्ट को बढ़ा भी दें तो इससे और ज़्यादा एसिडोसिस होगी, और ज़्यादा बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पहला पार्ट है, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली विद इन 1 मिनट एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन मिनट। तो बेबी पैदा हुआ, बच्चा रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन टू डू इनिशियल स्टेप्स। हम तुरंत इनिशियल स्टेप करेंगे, जिसमें प्रोवाइड द वार्मथ, और दूसरा है ड्राई, तीसरा है क्लीन द एयरवे, चौथा है स्टिमुलेट टू ब्रीथ। तो प्रोवाइड वार्मथ, ड्राई करिए,
क्लियर द एयरवे और स्टिमुलेट करिए। एयरवे क्लियर द एयरवे इफ नेसेसरी का मतलब है कि जब जरूरत हो तभी करिए, ऐसे ही फर्जी में मत करिए। देन स्टिमुलेट करने का तरीका, स्टिमुलेट करने का तरीका यह है कि बच्चे के पैर पे हल्का हल्का हम खुजली कर सकते हैं, हल्की सी, या बैक पे हल्का हल्का रब कर सकते हैं। पहले ये था कि बच्चे की सोल पे पैर फिंगर से मारते थे, लेकिन कई सारे बच्चों में हीमेटोमा बन गया, तो मेडिकल करेक्ट तो बेबी के पैर पे स्लैप नहीं करना है, हल्की सी खुजली करनी है। Someone has unmuted your mic, so please mute your mic. मतलब 30 सेकंड के अंदर हम बेबी को स्टिमुलेट कर लें, तब भी जो है बच्चा अगर सांस नहीं ले रहा है और हार्ट रेट लेस देन 100 है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड इट शुड बी स्टार्टेड विद इन 1 मिनट। वेंटिलेशन ऑफ लंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज द कोर, दिस इज द क्रक्स ऑफ रिससिटेशन। तो पहला बच्चा पैदा हुआ, नहीं रो रहा है, 20-30 सेकंड के अंदर हम पूरा उसे स्टिमुलेट करके देख लेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इवन गायनी वाले भी क्या करते हैं, लगते हैं रिससिटेट करने, लगते हैं रगड़ने गॉज पीस लेके पीठ पे, एंड दे यूज टू रब द बेबी फॉर 1 मिनट 2 मिनट। जब थक जाते हैं तब जाके पीडियाट्रिशियन को पकड़ाते हैं कि लो भैया तुम्हारा काम है। नहीं, ये कोई फाइटिंग वाला पार्ट नहीं है। अगर बच्चा जो है स्टिमुलेट करने पे एक बार में हल्के से स्टिमुलेट करने पे नहीं रो रहा है, तो बेटर टू गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन and count the heart rate which is less than 100 or apnea or gasping या labored breathing, give positive pressure ventilation। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि तुरंत द कॉल आउट द टाइम एट द बर्थ। बेबी रो रहा है, नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत एक बेबी न्यू बॉर्न बेबी कॉर्नर बनाया था। आई थिंक दिस इज विजिबल, या ये हमने न्यू बॉर्न बेबी कॉर्नर बनाया था। तुरंत हम बेबी को यहाँ पे ले आए क्या, हमने तुरंत जो है बेबी को माँ के एब्डोमेन से अम्बिलिकल कार्ड को कट किया, काट करके टाइम ऑफ बर्थ बताया और बेबी को लाके रेडिएंट वार्मर पे हमने लिटा दिया। बेबी चूंकि रो नहीं रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ इनिशियल स्टेप्स। और 30 सेकंड के अंदर पोजीशन कैसे करते हैं बेबी को, तो ये बेबी बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था कि हम गए डिलीवरी रूम में हम पहुंचे और हमने जो है 2 शीट की टॉवल मदर के एब्डोमेन पे हमने ये डाल रखी है। ये 2 शीट की टॉवल मदर के एब्डोमेन पे हमने डाल रखी है। माँ ऐसे लेटी है, ये बेबी है। बेबी के पैदा होते ही हम बेबी को माँ के एब्डोमेन पे ऐसे लेटा दिया। लिटाते ही सबसे पहला काम करते हैं, बेबी को हम ड्राई करते हैं। माउथ, नोज पोछा, चेस्ट पोछा, एब्डोमेन पोछा और बेबी का पैर पोछ दिया। पोछने के बाद इस टॉवल को हम हटा देते हैं। दूसरा टॉवल बेसिकली मदर के एब्डोमेन के बगल में होता है, लेकिन वहां पे लगा हुआ नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब ये बेबी हमारा यहाँ पे, अब हमने देखा कि बेबी रो नहीं रहा है, तुरंत हम कार्ड को कट करेंगे। कट करके तुरंत बेबी को हम अपने वार्मर पे लाके रख दिए। अगर बेबी रो रहा है तो बेबी माँ के पास रहेगा, रूटीन केयर होगा और कार्ड 1 से 3 मिनट बाद कटेगा, 1 से 3 मिनट के बीच में कटेगा। लेकिन बेबी चूंकि रो नहीं रहा है, ये हमारे पास आ गया। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ इनिशियल स्टेप्स। अब इनिशियल स्टेप्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोजीशन। ड्राई हमने कर लिया है। पोजीशन बनाने के लिए बेबी के शोल्डर ब्लेड के नीचे 3/4 इंच करते हैं, क्योंकि बेबी का सिर बड़ा होता है और जो उसका चेस्ट होता है ये छोटा होता है। चूंकि छोटा होता है तो बड़े होने की वजह से बेबी थोड़ा फ्लेक्स पोस्चर में होता है, ऐसे होता है।
अगर हम टॉवल इसके हेड के नीचे डालेंगे तो और ज़्यादा फ्लेक्स हो जाएगा, बेबी और सांस नहीं ले पाएगा। इसीलिए टॉवल रोल हम बेबी के शोल्डर ब्लेड के नीचे डालते हैं, दोनों शोल्डर ब्लेड के नीचे। डालने के बाद ये हो गया बेबी का पोजीशन। इस पोजीशन को हम स्निफिंग पोजीशन कहते हैं। स्निफिंग पोजीशन क्या होती है? जब हम छींकते हैं दोस्तों, जब छींकते हैं तो हल्का सा नेक हमारा स्लाइटली एक्सटेंडेड होता है पीछे की तरफ, अच्छी तभी आवाज आती है, ताकि सारा सिक्रेशन निकल जाए। अगर बेबी का नेक फ्लेक्स होगा तो एयरवे सही से मेंटेन नहीं होगा। तो स्लाइटली एक्सटेंडेड इज द स्निफिंग पोजीशन। तो ये हो गया बेबी का पोजीशन। पोजीशन बनाने के बाद दूसरा काम है सक्शन इफ नीडेड। इफ नीडेड है, सक्शन नहीं करना है अगर सिक्रेशन नहीं है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ नीडेड, ये नहीं कि पोजीशन बनाते ही लगते हैं मुंह में अंदर तक डाल देते हैं पूरा सक्शन कैथेटर, मतलब व्हाट दे वांटेड टू डू आई डोंट नो। तो पहला हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया सक्शन। माउथ और नोज का हम सक्शन करते हैं पहले, एम पहले आता है, पहले माउथ और फिर नोज। तो ये हमने सक्शन कर दिया बेबी का। तो पोजीशन हो गया, सक्शन हो गया। इसके बाद आता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के लिए अभी हमने आपको बताया, हल्का सा ये करके हम रब को बैक कर सकते हैं या बेबी के सोल को रब कर सकते हैं। बेबी के सोल को हम रब कर सकते हैं। यहाँ पे मारना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। केवल हल्का सा, ये कभी नहीं करना है, हल्का सा इसको रगड़ दीजिए, बैक को रगड़ दीजिए। ये हो गया स्टिमुलेशन। तो पहला हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया सक्शन इफ नीडेड, तीसरा हो गया स्टिमुलेशन और चौथा हो गया रीपोजिशन। हम बच्चे को फिर उसी तरीके से लिटा दिए। अब हमने ये सब काम क्यों किया था? क्योंकि बेबी रो नहीं रहा था। तो ये हो गया जितना काम हमने किया, ये हो गया इनिशियल स्टेप्स एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बाद अब हम क्या करेंगे? अब हमारा दूसरा काम है कि क्या बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। देखा, बच्चा नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है या सांस नहीं ले रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। दूसरा, हल्का फुल्का सीना चल रहा है तो हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप लगा के इसका हार्ट रेट काउंट कर लेते हैं और घड़ी में देखते रहते हैं 6 सेकंड तक। 6 सेकंड में मान लीजिए आ गया 8 बीट, मतलब हार्ट रेट कितना हो गया? 80, 80, एक जीरो लगाना होता है। तो अगर हार्ट रेट लेस देन 100 हो, दूसरा अगर बेबी नहीं रो रहा हो या सांस न ले रहा हो, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और हम बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। इसके लिए आइडियल तरीका यह है कि एक तो बेबी बिल्कुल स्लीपिंग पोजीशन में लेटा हो, इसका हेड हमारी तरफ हो। ये मास्क है, मास्क को लगाने का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। ये बिल्कुल सर्कुलर मास्क होता है। सबसे पहले बेबी के चिन को कवर करते हैं, चिन को कवर करते हुए नोज को कवर कर लेते हैं और यहाँ पे सी शेप से हम ये पकड़ते हैं और अपनी बाकी 3 फिंगर्स बेबी के मैंडिबल पे लगा देते हैं और पाम जो है इसके हेड पे रेस्ट कर देते हैं ये। और हम फिर बेबी को ऐसे ऐसे सांस देना शुरू करते हैं। 1 मिनट में 40 से 60 बार सांस देना चाहिए। ये हम इसको सांस दे रहे हैं, ठीक है। हमने सांस देना स्टार्ट कर दिया, बट हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे चेस्ट राइज। हमने सांस देना क्यों शुरू किया था? हमने सांस देना शुरू किया था कि उसका हार्ट रेट 80 है। तो हर 5 ब्रेथ के बाद, 5 से 10 ब्रेथ के बाद हम देखेंगे कि इसका हार्ट रेट कितना है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्प्ले होना चाहिए, बार बार रोक के नहीं चेक करते हैं। तो हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब होना चाहिए।
पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब होना चाहिए, जो हम बेबी के यहाँ पे पैर पे या हाथ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया, बेबी के हाथ पे लगा देते हैं। मान लीजिए बेबी के हाथ पे हमने लगा दिया। अब ये हमारा हार्ट रेट बता रहा है और हम ये कर रहे हैं। देखा 10 सेकंड बाद इसका हार्ट रेट 70 हो गया, कम होता जा रहा है। तो हम 5-10 मिनट के बाद देखेंगे भाई कम क्यों हो रहा है, बढ़ना चाहिए। तो हम देखेंगे चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने ये लगाया, देखा चेस्ट राइज नहीं हो रहा है। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रहा है तो कंडीशन होती है, इसको हम लोग टैकल करने का तरीका होता है MR सोपा। MR सोपा, MRSOPA। एम होता है मास को, जैसे आप समझ लीजिए गुब्बारा कैसे फुलाते हैं। गुब्बारा फुलाने का तरीका होता है, हम आपको दिखाएं, होपफुली विजिबल या, तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। तो तरीका क्या होता है गुब्बारा फुलाने का, हम गुब्बारा ये लेते हैं और ये अपने मुंह पे लगा के ये फुलाते हैं। फूल गया, मान लीजिए नहीं फूलता है तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं फूला तो हम इसको खींच खांच के यहाँ पे दोबारा फिर लगाते हैं। मतलब अपने माउथ को जिससे फुलाना है उसको फिट करना है। तो बेबी का फेफड़ा जो है गुब्बारा है और हमें इससे फुलाना है अपने माउथ से। ये लगाया, नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। ये लगाया, नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम दोबारा इसको फिर लगा के ऐसे करेंगे। नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा हम सही से करेंगे। तब भी नहीं हो रहा है, सीना फूल रहा है, तो हम क्या करेंगे, खूब तेज तेज सांस देंगे। तब भी नहीं फूल रहा है तो हम क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लॉक है, तो हम मुंह को खोलेंगे, नाक को देखेंगे कि सब खुला है। जैसे हम गुब्बारे को नहीं नेक को पकड़ कर ऐसे ऐसे खींचते हैं कि यार कहीं से शायद फूल जाए, तो यही चीज हमें बेबी के लंग्स को फुलाना है। तो पहला है मास्क। मास्क को हम दोबारा एडजस्ट करते हैं। तो एक बार हमने 2-3 बार 4 बार सांस दिया, नहीं फूल रहा है, तो हमने दोबारा मास्क को लगा दिया, एडजस्ट किया, तब भी नहीं हुआ तो रीपोजिशन करेंगे। तो MR, फिर हमने ये रीपोजिशन कर दिया, तब भी नहीं फूल रहा है तो एक हो गया MR, मास्क को हमने रीपोजिशन री अप्लाई कर दिया। फिर आता है SO। SO मतलब तब भी नहीं हुआ, मास्क को री अप्लाई कर दिया, तब भी नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, माउथ का और नोज का सक्शन करते ही करते हैं यहाँ पे। तो माउथ और नोज का हमने सक्शन किया और फिर माउथ को ओपन, S फॉर सक्शन, O फॉर ओपन द माउथ। तो SO, तो माउथ को ओपन करके फिर हमने सांस दिया, तब भी नहीं फूल रहा है। तो उनमें टफ वाले जो बैलून आते हैं जो इतनी आसानी से नहीं फूलते हैं दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब वो नहीं फूलते हैं तो हम पंपिंग मशीन लाती हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर बनाएं। तो जब SO से भी ना हो तब होता है P, दैट इज द प्रेशर। फिर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, खूब तेज दबाते हैं, ताकि जितना तेज दबाएंगे उतना ही ज़्यादा तेजी से हवा जाएगी और बेबी का चेस्ट फूलना शुरू हो जाएगा। तो SO हो गया, P हो गया प्रेशर इंक्रीज करना। फिर आता है A, दैट इज अल्टरनेटिव एयरवे, जो कि हम पंपिंग मशीन या कहीं पे जाके भरवा लें। तो दोस्तों होपफुली एक कहानी की तरह आपको समझ में आया कि बेबी का गुब्बारा फुलाना है तो फुलाने का तरीका ये है कि हम मास्क को दोबारा अप्लाई करें, दूसरा है सक्शन करें और दोबारा माउथ को ओपन करके वेंटिलेट करें, तीसरा है कि हम प्रेशर बढ़ा दें और चौथा है कि हम अल्टरनेट एयरवे। अल्टरनेट एयरवे होता है कि लैरिंजियल मास्क एयरवे होता है, जिसको ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बात ये कर रहे थे कि अब जो है बेबी ये पैदा हो गया और हमने इनिशियल स्टेप्स किया जिसमें हार्ट रेट लेस देन 100 था और रेस्पिरेशन नहीं था, तो हमने बच्चे को सांस दिया। 2-3 ब्रेथ के बाद हमने देखा, 4-5 ब्रेथ के बाद देखा, इसके बाद चेस्ट राइज होने लगा, क्योंकि हम ये मानते हैं। और इसके बाद भी अगर कुछ लफड़ा होता है तो इंट्यूबेट ही यहीं पे कर लेते हैं।
अब हमने ये लगा लिया और मान लिया कि चेस्ट राइज स्टार्ट हो गया, तो हम 30 सेकंड तक इसको सांस देंगे। और रेट क्या होगा, 40 to 60 रेस्पिरेशन पर मिनट। 42 तो 30 सेकंड मतलब आप समझिए लगभग 30 ब्रेथ हम दे सकते हैं, 25 से 30 ब्रेथ, 20 से 30 ब्रेथ। तो ये हमने दिया। 2 3 ब्रीथ, 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 ये हम ऐसे दे दिए। 30 सेकंड तक हमने इसको सांस दे दी। 30 सेकंड बाद हमने पल्स ऑक्सीमीटर में देखा कि यार इसका हार्ट रेट तो 40 हो गया। अब हार्ट रेट या तो 100 से ज्यादा हो सकता है। अगर 100 से ज्यादा हो गया और बच्चा खांसने लगा, सांस लेने लगा, तो धीरे धीरे 2 3 ब्रीथ की जगह 2 3 4 5 ब्रीथ, 2 3 4 5 6 7 8 ब्रीथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रीथ। धीरे धीरे हम रेस्पिरेशन का रेट जो 40 से 60 था कम करने जाते हैं। एंड वी अलाउ द बेबी टू ब्रीथ, ताकि बच्चा खुद अपनी सांस ले सके। फिर हटा के देखते हैं कि सेचुरेशन भी सही है, हार्ट रेट भी सही है, तो हम सब हटा लेते हैं और बेबी को मदर के पास ऑब्जर्वेशन के लिए रख देते हैं और बार बार देखते रहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया बेबी का, अगर इनिशियल स्टेप्स के बाद भी हार्ट रेट 100 से कम है और सांस नहीं ले रहा है, तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उसका हार्ट रेट लेस देन 100 ही रहे। अगर लेस देन 100 है और 60 से ऊपर है, मतलब 60 to 100 है, तब भी यही चलता रहेगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते रहेंगे 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है। और जब तक फिर 100 से ऊपर हो गया तो फिर हम धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर लेंगे। तीसरी कंडीशन है कि 60 से नीचे हो गया। अगर हार्ट रेट बिलो 60 होने लगा, अब यहाँ पे अभी तक तो हम बेबी को वेंटिलेट कर रहे थे नॉर्मल रूम एयर पे और FiO2 देखते हुए, मतलब उस पर ग्रेडेड ऑक्सीजन देते हैं। पहले 100% देते थे, अब 100 नहीं देते हैं, अब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देते हैं। अब हमने बेबी को ऑक्सीजन जो है, पहले तो रूम एयर पे कर रहे थे, अब हमने ऑक्सीजन इनलेट पे ऑक्सीजन की ट्यूबिंग लगा दी है, जो कि पहले से लगी हुई थी। रिजर्वायर अभी हमारे पास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देयर शुड बी रिजर्वायर। ये हम ऐसे ही पॉलिथीन लगा लेते हैं, रिजर्वायर वाला अम्बू बैग हमारा तैयार हो गया। ये रिजर्वायर वाला अम्बू बैग हमारा तैयार हो गया। अब चूंकि आफ्टर चेस्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड हार्ट रेट बिलो 60 है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन से पहले ऑक्सीजन शुड बी 100%। हम पूरा इसको खोल देंगे सिलेंडर को, ताकि पूरा पूरा ऑक्सीजन आने लगे। तो पहला चीज है कि ऑक्सीजन 100% होगा। दूसरा है, बेटर यही है कि आप यहाँ पे बेबी को इंट्यूबेट कर लें। और तीसरा है, आस्क फॉर हेल्प। आप एक किसी एक्सपर्ट को बुला लीजिए, कोई डॉक्टर हो आपके पास उसको बुला लीजिए, ताकि अब चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा नहीं कि सब किनारे रख देंगे पहले बुलाने लगेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा हमारा, ये कंटिन्यू रहेगा। और हम बगल से बोल देंगे भैया डॉक्टर साहब को बुला लीजिए, या जो नर्स हैं ट्रेंड है उनको बुला लीजिए, ऑक्सीजन 100% कर दीजिए। हाँ, कर दिया आपने, बिल्कुल सही। चेस्ट राइज हो ही रहा है, लेकिन हार्ट रेट अभी हमारा बिलो 60 है, तो अब हम इसको चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए जो आदमी करेगा वो बेबी के फुट एंड पे होना चाहिए, फुट एंड पे। और हम बेबी को ही पलट दे रहे हैं क्योंकि हमारा टेबल चौड़ा है, वहां जा नहीं सकते हैं। ये है, ये बिल्कुल है। हाँ, इस क्या करते हैं कि हम बेबी के चेस्ट के पीछे पूरा हाथ ले जाते हैं और थंब को ऐसे रखते हैं, थंब को ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। ऐसे रखने पे चेस्ट के बाहर जाएगा। बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन का मतलब होता है बेबी के हार्ट को
स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दबाएं कस के, ताकि हार्ट से जो ब्लड है वो पंप आउट होके सर्कुलेट हो। तो इधर उधर दबाने से कोई मतलब नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। तरीका क्या है, बिल्कुल हम सेंटर में बिल्कुल ये इनसर्कल कर लें, हार्ड सरफेस सही है हमारा, इसको थंब को यहाँ पे लगा लें। कहाँ पे लगाएंगे, जो निप्पल है निप्पल लाइन को मिला दीजिए उसके ठीक नीचे, जिपॉइड प्रोसेस से ऊपर, यहाँ पे लगा के ऐसे दबाते हैं कस के अंदर की तरफ। कितना दबाएंगे, अगर आप में से कोई बहुत मजबूत है तो बस कहो तोड़ ही दे इसका पूरा रिब केज, अगर कोई कमजोर है तो बहुत हल्के हल्के लगाने से कोई फायदा नहीं है। बेसिकली इसको दबाना है। तो एपी डायमीटर का 1/3 जो है अंदर तक जाना चाहिए, पूरा पूरा ऐसे ऐसे होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। टोटल 1 मिनट में 120 इवेंट होते हैं। जैसे तरीका क्या होता है, हमने ये सांस दिया 1 and 2 and 3 and ब्रीथ, सॉरी 1 कंप्रेशन पहले होता है, 1 and 2 and 1 पे नंबर पे हम दबाएंगे, एंड पे छोड़ेंगे, 1 and 2 and 3 and ब्रीथ, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। ऐसा करते नहीं है, हमारा एक असिस्टेंट होगा, भट्ट साहब थोड़ा असिस्ट करेंगे आप, केवल जब हम बोलेंगे ब्रीद तो इसको दबा दीजिएगा। भट्ट साहब आ गए हमें हेल्प करने के लिए, बेबी इंट्यूबेटेड है, 100% ऑक्सीजन है, हेल्पर भी आ गया है। 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 एक ही बार करना है, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बेबी को चेस्ट कंप्रेशन भी किया और वेंटिलेशन भी किया। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। दोनों जरूरी है, इससे हार्ट में सर्कुलेशन बढ़ा और इससे ऑक्सीजन मिला, तो हमारा बेबी है इम्प्रूव कर सकता है। ये हम कम से कम 45 सेकंड से 1 मिनट तक करते हैं। अब इतना करने के बाद 3 कंडीशन हो सकती है। बेबी का हार्ट रेट मोर देन 60 हो गया, अगर मोर देन 60 हो गया हार्ट रेट तो हम क्या करेंगे, मोर देन 60 हो गया हार्ट रेट तो हम धीरे धीरे हम चेस्ट कंप्रेशन हटा लेंगे, केवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। अगर मोर देन 100 हो गया तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी हटा लेंगे। कंडीशन खराब हुई, बिलो 60 ही बना रहा, तो आफ्टर 1 मिनट आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन, कोऑर्डिनेटेड मतलब ये नहीं कि उल्टा पुल्टा आप कर रहे हैं, के बाद भी अगर बेबी का हार्ट रेट लेस देन 60 है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मेडिकेशन। तब फिर बेबी को दवाई देनी होती है। और दवाई बनाने का तरीका ये है, आपके पास ये 10 ml सिरिंज होनी चाहिए, 10 ml सिरिंज होनी चाहिए, और आपके पास एड्रेनलिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन लिया हमने, इसका एम्पुल तोड़ा और ले लिया। 1 ml एड्रेनलिन था हमारे इसमें, 1 ml हमने ले लिया। अब इसको नॉर्मल सलाइन की बॉटल से इसको पूरे 10 ml में बना लिया। ये हो गया हमारा 1:10 डाइल्यूशन वाला एड्रेनलिन हमारा तैयार है। ये जब बेबी को हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना शुरू करेंगे तो हम और भी टीम मेंबर को बोल देंगे, अब हमारे पास मेडिकेशन के लिए भी एक अलग मेंबर होना चाहिए, क्योंकि मैं और भट्ट साहब मैं जो है चेस्ट कंप्रेशन कर रहा हूँ और ये वेंटिलेशन कर रहे हैं। 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, ये चल रहा है। एक आदमी क्या करेगा, तुरंत अम्बलाइकल लाइन डाल देगा। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब अभी हमारे पास है नहीं है,
इनफेंट फीडिंग ट्यूब ये ले लिया हमने, इनफेंट फीडिंग ट्यूब डाल दिया, इसके अम्बलाइकस में डाल दिया। डालने का तरीका आप सबको पता होना चाहिए, आप में से बहुत लोगों ने डाला भी होगा। ये लिया और बेसिकली इसको अम्बलाइकस को पूरा क्लीन रहता ही रहता है, पूरा बिल्कुल ड्राई से स्पिरिट बीटाडिन स्पिरिट से क्लीन करके ब्लेड से कट करके बेस पे पहले हम एक टाई लगा देते हैं, एक टाई लगा देते हैं ताकि स्लिप ना होने पाए, एक थ्रेड से लगा देते हैं और ऊपर से यहाँ पे हम कट करते हैं। कट करने के बाद जो हमारी बेसिकली दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बलाइकल वेन होती है, तो अम्बलाइकल वेन सबसे चौड़ी ल्यूमेन वाली दिखती है, उसमें ऊपर से लिया ऐसे हल्का सा डाल दिया और ये बेसिकली सिरिंज से अटैच होता है, इसका दूसरा एंड सिरिंज से अटैच होता है कैथेटर का, अम्बलाइकल कैथेटर का। इसमें नॉर्मल सलाइन भर लेना चाहिए। नॉर्मल सलाइन भर के अब हमने अम्बलाइकल वेन पे थोड़ा सा डाला, हल्का सा नेगेटिव प्रेशर बना के धीरे धीरे अंदर जाते हैं, हल्का सा नेगेटिव प्रेशर बनाए। जब फ्री फ्लो में ब्लड आने लगे, लगभग 1-2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जहां स्किन लेवल से नीचे गए, इससे ब्लड आने लगता है और यहीं पे इसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद रख दिया। अब हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेसर एंड वेंटिलेशन। तीसरा आदमी आएगा और उसको हम बोलेंगे कि इससे इसको ड्रग दे दो। तो ड्रग का वॉल्यूम होता है 0.1 to 0.3 ml पर केजी, 0.1 to 0.3 ml पर केजी। तो मान लीजिए अगर 3 किलो का बच्चा है तो 0.9 ml हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा फ्लश कर देंगे, यहाँ पे ट्राइवे लगा रहेगा। 0.9 ml ये डाला और सलाइन से फ्लश कर दिया ताकि एड्रेनालिन हमने दे दिया। दोस्तों इससे पहले हम इंडोट्रैकियल ट्यूब से भी दे सकते हैं, अगर हमने बच्चे को इंट्यूबेट कर लिया है तो इंडोट्रैकियल ट्यूब से इसका 3 गुना मतलब 0.5 to 1 ml पर केजी से हम देते हैं ड्रग इसमें। तो 3 किलो का है तो लगभग 2 ml तक 3 ml तक हम इंडोट्रैकियल ट्यूब से दे देते हैं। लेकिन इंडोट्रैकियल ट्यूब वाले एड्रेनालिन को हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि एब्जॉर्प्शन बड़ा एरेटिक होता है, सबसे अच्छा हमारा होता है अम्बलाइकल लाइन से। लेकिन इससे पहले हम इंडोट्रैकियल ट्यूब से दे दें ताकि जो कहते हैं ना तिनके वो सहारा जो भी है कुछ तो काम करेगा एड्रेनालिन। तो इंट्यूबेटेड है तो 0.5 to 1 ml पर केजी से यहाँ से लगा देंगे, यही वाला जो डाइल्यूटेड वाला हमने प्रिपरेशन बनाया था। और अगर हमने अम्बलाइकल लाइन डाल लिया है तो 0.1 to 0.3 ml पर केजी से इसके थ्रू हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकेशन एड्रेनालिन का। अब आपने एड्रेनालिन दे दिया दोस्तों और ये चल रहा है कोऑर्डिनेटेड, ये चला फिर ये कोऑर्डिनेटेड हमारा चेस्ट कंप्रेशन भी चल रहा है, वेंटिलेशन भी चल रहा है। 1 9 2 and 3 एंड ब्रीथ, 1 9 2 and 3 एंड ब्रीथ, 1 9 2 and 3 एंड ब्रीथ। 4-5 मिनट तक वेट किया, देखा यार हमारा पल्स ऑक्सीमीटर में अभी भी SpO2 जो है बिलो 60 आ रहा है। अगर बिलो 60 आ रहा है तो 2-3 बार हम एड्रेनालिन को 4-4 5-5 मिनट पे रिपीट कर सकते हैं। 2-3 बार के बाद अगर बेबी का हार्ट रेट बढ़ जाता है तो बहुत बढ़िया, रेस्पिरेशन आ जाता है तो बहुत बढ़िया। उसी तरीके से 60 से ऊपर गया तो हम चेस्ट कंप्रेशन बंद कर देंगे, केवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चलाएंगे। और जब 100 से ऊपर हो जाता है तो हम दोनों बंद कर देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन दोनों बंद कर देते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि इसके बाद भी बिलो 60 है तो हम हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं प्री क्लैम्सिया हो या फिर APH वगैरह हो, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गई हो, बच्चा पेल हो, बिल्कुल हाइपोवॉल्यूमिया में हो। अगर ये सब हिस्ट्री मिलती है तो हम बेबी को नॉर्मल सलाइन भी रखते हैं, साथ में नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल सलाइन नहीं है, बिस्लरी की बॉटल है, इसको मत कभी लगा दीजिए गलती से भी। तो नॉर्मल सलाइन की बॉटल होनी चाहिए 100 ml वाली, उससे जो है हम लेके 20 मिनट में 10 ml पर केजी से, मान लीजिए 3 किलो का बच्चा है 30 ml, तो हम नॉर्मल सलाइन जो है अम्बलाइकल कैथेटर हमने डाल ही रखा है और ऊपर से हम ड्रिप सेट से 30 ml लेके इसको लगभग आधे घंटे में 15 से 20 मिनट के बीच में हम धीरे धीरे स्लोली इसको दे देते हैं। और ये काम हम करते रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन चलता रहेगा। इसके बाद अगर बच्चा इंप्रूव कर गया तो उसी तरीके से व्हील कर देंगे
अगर इम्प्रूव नहीं करता है तो दिस बेबी विल बी शिफ्टेड टू NICU नाउ। और इसका मालिक तो भगवान ही है। हाँ, एक पार्ट हमने छोड़ दिया था कि अगर बेबी लेबर्ड ब्रीदिंग है और साइनोसिस है, लेबर्ड ब्रीदिंग और साइनोसिस मतलब जब हमने बेबी का रूटीन केयर करने, रूटीन नहीं किया, जब इनिशियल स्टेप्स कर दिया, उसके बाद अगर बेबी जो है लेबर्ड ब्रीदिंग तो करा रहा है या साइनोसिस है, वहां पे हम उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं या सी पैप लगा देते हैं। अगर इम्प्रूव कर देता है सी पैप पे तो हम उसको NICU में शिफ्ट कर देंगे, और अगर बिल्कुल ही सही हो जाता है ऑक्सीजन से तो हम रूटीन केयर करेंगे, और अगर इम्प्रूव नहीं करता है तो हम इसको फिर SNCU में या फिर आगे के एल्गोरिदम में उसका चलेगा। तो जो मेन केयर है पोस्ट रिससिटेशन केयर, अगर बेबी को हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया तो वो पोस्ट रिससिटेशन केयर में आएगा। लेकिन फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन 1 मिनट हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट कर लेना है। हाँ, पोजिशनिंग सक्शन ये हमने बता ही दिया था, पहले माउथ फिर नोज। या जो निगेटिव सक्शन होता है ना, बस यहाँ पे एक पॉइंट बताना है कि जब आप लेबर रूम में जाते हैं और मदर कहती है कि साहब सक्शन, आप गायनकोलॉजिस्ट बोलेंगे सक्शन करें डॉक्टर साहब, पहले हम करेंगे फिर आप कर लेना। उनके सक्शन का जो प्रेशर होता है 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उतने प्रेशर से आप बच्चे के माउथ में, क्या अगर अपने माउथ में डालेंगे तो पूरा म्यूकोसा छिल देगा, तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम। ब्लॉक करने के बाद 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो है बेसिकली अम्बू बैग है, जिसको हम अम्बू बैग बोलते हैं या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलते हैं। ये जो होता है ऊपर वाला, ये कहलाता है पॉप अप वॉल्व। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको ब्लॉक करके आप सांस दीजिए तो ये यहाँ से एयर रिलीज होनी चाहिए, देखिएगा। और अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो हम कुछ भी कर लें यहाँ से नहीं रिलीज होगा और पेशेंट मर जाएगा, क्योंकि उसका फेफड़ा फट जाएगा, बहुत हाई प्रेशर से जाएगा। तो इसको हमेशा ओपन करके रखिए सो दैट कि ज़्यादा प्रेशर होने पे रिलीज हो सके। ये कहलाता है पॉप अप वॉल्व। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए, जब हम इसको दबा के यहाँ से सांस दे रहे हैं, देख रहे हैं एक वाल्व है जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, मछली के मुंह जैसा। इसको फिश माउथ वाल्व बोलते हैं, फिश माउथ वाल्व। ये जब हम इंस्पायर कराते हैं तो सांस देता है, चूंकि ये ऐसे होता है, ऐसे, ये ऐसे सांस दिया फिर बंद हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि जब एक्सपायर्ड एयर आएगी तो इसके बंद होने की वजह से अंदर नहीं घुसेगी, इसके अंदर नहीं घुसेगी, ये यहीं से बाहर हो निकल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी वाल्व। और ये हो गया अंदर वाला जो फिश माउथ है, ये हम कहते हैं इंस्पिरेटरी वाल्व। ये है इंस्पिरेटरी वाल्व, और ये बाहर जो रिंग है येलो वाला, ये है एक्सपिरेटरी वाल्व। ये हो गया पॉप अप वाल्व। इन 3 वाल्व की असेंबली को हम कहते हैं वाल्व असेंबली। अब पीछे आ जाइए। पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इनलेट। यहाँ पे ऑक्सीजन ट्यूबिंग अटैच होती है। यहाँ से ऑक्सीजन जाके सीधे बैग में नहीं जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से जाके, ये आप देखिए पीछे यहाँ पे भी वाल्व लगा हुआ है, ऑक्सीजन यहीं पे लौट जाता है वापस। और जब ऑक्सीजन लौटने लगता है तो ऑक्सीजन बेसिकली इसके थ्रू बाहर निकलने लगता है। ऑक्सीजन यहाँ से डायरेक्ट बैग से अंदर नहीं जाता है, इसके थ्रू बाहर निकलने लगता है। जब बाहर निकलता है, इसीलिए रिजर्वायर लगाना बहुत जरूरी है। एक रिजर्वायर लगा के रखते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन इकट्ठा होती रहती है। और जब हम बेबी को सांस देते हैं और जब छोड़ते हैं तो इससे नहीं, ऑक्सीजन जो रिजर्वायर में इकट्ठी है उससे आती है, इससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो होपफुली हमने आपको बता दिया कि ये जो है रिजर्वायर वाला इनलेट हो गया, ये ऑक्सीजन इनलेट हो गया, ये बैग हो गया,
ये पॉपअप वाल्व हो गया, ये हमारा एक्सपिरेटरी वाल्व, वो इंस्पिरेटरी वाल्व। दिस इज अबाउट द अम्बू बैग। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे बताना भूल गए, इसके अम्बू बैग की एफिकेसी को चेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार होता है कि आप गए और ये दबाए, पता चला ये खुल ही नहीं रहा, सही नहीं हो रहा, ये ऐसे ही चिपका रह गया, करने के बाद ये ऐसे ही चिपका रह गया, फिर आप ऐसे से दबा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम पॉपअप वाल्व को चेक करते हैं। ये दबा के, ये दबाते हैं और रिलीज हो रही है एयर, मतलब ये सही है, सब कुछ सही है। एक दूसरा, जब हम ये दबाते हैं तो हमारे अपने हाथों पे ये प्रेशर महसूस होना चाहिए, मतलब ये बैग सही का। अगर ये फटा होगा तो यहाँ पे प्रेशर ही नहीं आएगा, ये ऐसा भी रिलीज भी नहीं होगा। तो वी शुड फील प्रेशर ओवर द पाम, एक। दूसरा, पॉपअप वाल्व ओपन होना चाहिए, और तीसरा, ये दबने के बाद पूरा सीधा हो जाना चाहिए। ये हो गया हमारे 3 चीजें जिससे हम चेक करते हैं। करेक्ट पोजीशन ऑफ बेबी हेड, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। शोल्डर रोल जो है, शोल्डर के नीचे 1/2 to 3/4 इंच या 1/2 to 1 इंच के बराबर लगा देते हैं, और ये हम आपको पूरा पूरा पढ़ा चुके हैं। दूसरा, मास्क का नीचे से ऊपर और ये टिप ऑफ द नोज टू माउथ को पूरा पूरा कवर करना चाहिए, तभी सही होता है, अदरवाइज गलत है। हाउ टू वेंटिलेट हमने ये पूरा पढ़ा दिया, MR सोपा भी पूरा पढ़ा दिया। आफ्टर 5 to 10 ब्रेथ, सी फॉर इम्प्रूवमेंट, चेस्ट राइज, ये सब हम चेक करते रहते हैं। ये नहीं कि हम सीधे 1 मिनट बाद ही चेक करेंगे, वो ऑनगोइंग चेक करना सब चलता रहता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूड, अगर मान लीजिए सब सही हो जाता है तो बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट पे डाल देंगे। ऑब्जर्व फॉर ब्रीदिंग एट द फ्रिक्वेंट इंटरवल, मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बाद अगर बेबी इंप्रूव कर जाता है तो बेबी को माँ के पास लिटा देंगे और हर फ्रिक्वेंट इंटरवल पे देखते रहेंगे, टेम्परेचर नापेंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखेंगे, और मदर को बोलेंगे कि अपना दूध पिलाइए बहन जी। व्हेन टू स्टॉप वेंटिलेशन, जब हार्ट रेट लेस देन 100 हो जाए और बेबी खुद सांस लेना शुरू करते। ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन ऑलरेडी हमने बता दिया है कि अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो, डिस्पाइट 30 सेकेंड आप इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब जहां पे बच्चे की चेस्ट राइज हो रहा हो। नेक्स्ट, अच्छा, जो हमने फ्रीक्वेंसी बताई थी चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन की, 120 इवेंट था, मतलब 3 बार हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो 1 बार सांस देंगे। ये हो गया पूरा पूरा 2 सेकंड में 4 इवेंट, तो 3 चौक के 12, 120 इवेंट होते हैं पर मिनट, जिसमें 30 बार हम सांस देते हैं 1 मिनट में और 90 बार हम कंप्रेशन देते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा, ये भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट, या ये देखिए ना, निप्पल वाले एरिया को लाइन को मिलाया और जीफी स्टर्नम से ऊपर, इस लाइन के बीच में हमारा दोनों थंब होना चाहिए। आप देखिए इस डायग्राम में, जो पहले वाला डायग्राम है जिसमें बिल्कुल सीधे, बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पे हम दबाते हैं हार्ट के चैम्बर को वर्टिब्री के पीछे, और दूसरे वाले में अगर हमारा हाथ थोड़ा सा भी लैक्स है तो पूरा पूरा खराब हो जाएगा, रिससिटेशन नहीं होगा, वो कंप्रेशन ही नहीं। ये तरीका हमने बता दिया, 1 and 2 and 3 and ब्रेथ एंड, 1 and 2 and 3 and ब्रेथ एंड। ये भी हमने बता दिया कि अगर हार्ट रेट मोर देन 60 हो जाए तो चेस्ट कंप्रेशन बंद कर देंगे, और अगर दोनों हो जाए, मोर देन 100 हार्ट रेट हो जाए तो हम दोनों चीजें बंद कर देंगे धीरे धीरे। मेडिकेशन हमने आपको पूरा पूरा बता दिया कैसे देना है। वॉल्यूम के लिए भी हमने बता दिया आपको कि क्या क्या तरीके हैं। अगर इसके बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, एविडेंस ऑफ ब्लड लॉस है, पेल है, पुअर पल्सेस है, तो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट या ओ नेगेटिव क्रॉस मैच मदर ब्लड देते हैं, 10 ml पर केजी से अम्लाइकल वेन से देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन है 5 से 10 मिनट में। ये मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था, हमने 15 मिनट बोल दिया था, 5 से 10 मिनट में इसको दे देना है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल प्रिकॉशनिंग इक्विपमेंट, अम्बू बैग स्टेराइल इक्विप होना चाहिए टू कट द कार्ड, और मदर को हेल्प द मदर टू वियर द क्लोथ विच मेक्स इमीडिएट स्किन कॉन्टैक्ट एंड कीप द मदर रूमिंग इन एंड बेडिंग इन, ताकि बच्चा माँ के साथ ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में। थैंक यू।